हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज काफ़ी टाइम बाद इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है NAV, नेट एसेट वैल्यू। आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से किसी म्यूचुअल फंड की NAV डिसाइड की जाती है, किसी फंड की इवैल्यूएशन में NAV का कितना रोल होता है, फंड के सब्सक्रिप्शन और रिडम्पशन के टाइम पे कौन सी NAV एप्लीकेबल होती है, बिजनेस डे वाली या नेक्स्ट बिजनेस डे वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो शेयर को खरीदने के लिए हमें शेयर प्राइस पे करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप SIP कर रहे हो या लमसम अमाउंट, तो वहां पर आपको यूनिट्स अलॉट की जाती हैं और पर यूनिट के लिए जो आप प्राइस पे करते हो उसी प्राइस को NAV कहते हैं। और NAV वो वैल्यू है, उन सारी सिक्योरिटीज की वैल्यू है जो म्यूचुअल फंड स्कीम हेल्ड करती है। ठीक है, अब आप बोलोगे शेयर प्राइस भी वही चीज है और NAV भी वही चीज है, क्योंकि पर यूनिट के लिए हम जो प्राइस पे कर रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि शेयर प्राइस मार्केट में डिमांड और सप्लाई के से कैलकुलेट किया जाता है और NAV म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर जितनी टोटल एसेट्स होती हैं और लायबिलिटीज होती हैं उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में 2000 रुपये इन्वेस्ट करे लमसम अमाउंट में, और जिस NAV पे आपने वो इन्वेस्ट करे उस NAV की वैल्यू थी 10 रुपीज। तो आपको टोटल कितनी यूनिट्स अलॉट की जाएंगी? 200 यूनिट्स। नाउ अब NAV निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। अब बात करेंगे कि ये टोटल एसेट्स क्या है। जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो टोटल पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम में होता है उसे हम फंड कहते हैं, कलेक्टिव फंड, और उसको फंड मैनेजर अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सिक्योरिटीज में, जैसे कि शेयर्स में, डिवेंचर्स में, गोल्ड में और प्रॉपर्टीज में। और ये जो सब जगह वो पैसा इन्वेस्ट किया गया है यही हमारी म्यूचुअल फंड स्कीम की टोटल एसेट होती है। टोटल लायबिलिटीज क्या होती है? अब आपका पैसा कोई और मैनेज कर रहा है जिसे हम फंड मैनेजर बोलते हैं, तो उसे म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो सैलरी देगी। म्यूचुअल फंड की कंपनी के जो ऑपरेशंस होंगे वो चलेंगे, वो भी आपके पैसे से ही चलेंगे। और जो कंप्लायंस चार्जेस हैं और भी बहुत सारे चार्जेस वो भी आपके पैसे से ही पे किए जाते हैं। मतलब जितना आपका पैसा जो आगे इन्वेस्ट किया गया वो आपकी टोटल एसेट्स है और आपके पैसे से ही जो ये सारे एक्सपेंस डिडक्ट हो रहे हैं इन्हें हम आपकी टोटल लायबिलिटीज बोलते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स क्या है? मैंने आपको बताया कि आपने कहीं 2000 रुपये इन्वेस्ट करे तो आपको 200 यूनिट अलॉट हुई, तो ये आपकी इंडिविजुअल है। आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने उसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया होगा और यूनिट्स उनको अलॉट हुई होंगी, तो वो टोटल लोगों की यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। अब इस फॉर्मूले को एक एग्जांपल से समझेंगे और उसके बाद पूरा का पूरा NAV का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आगे की बात करेंगे। नाउ अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक बेहतर एग्जांपल है। टोटल फंड साइज किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 2000 करोड़ है और इसकी करंट NAV वैल्यू जो है वो 10 रुपये है। अभी 10 रुपये कैसे डिसाइड हुई? जब कोई म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं होती है तो उसमें NAV को प्री डिटरमाइंड तौर पर डिसाइड किया जाता है और ये मिनिमम 10 रुपये ही होती है। एक्सपेंस चार्ज बाय द कंपनी इज 400 करोड़। अब इसको समझते हैं। टोटल फंड की स्कीम, जो टोटल म्यूचुअल फंड में की स्कीम में जो फंड अवेलेबल है वो 2000 करोड़ है, यानी कि ये आपका एसेट है। आप चाहे इसको शेयर में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, कहीं भी आप इन्वेस्ट करो, ये आपकी एसेट है। और ये जो 400 करोड़ है ये आपकी लायबिलिटी है। ये एक्सपेंस जो कंपनी चार्ज कर रही है, मतलब मैंने आपको बताया फंड मैनेजर का रेन्यूमरेशन है, कंप्लायंस चार्जेस है, ऑपरेशनल चार्जेस है, वो ये है। तो 2000 करोड़ का ये आपका एसेट है। मान लीजिए ये कंपनी इसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही है किसी, और ये आपकी लायबिलिटीज है। मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर वो इस तरीके से दी गई है, यानी कि जो आपने 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे इसकी मार्केट वैल्यू, प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करे इसकी मार्केट वैल्यू 1 साल बाद 2800 करोड़ है, 2 साल बाद 3200 करोड़ है, 3 साल बाद 2200 करोड़ है। तो आपको इसमें NAV निकालनी है हर साल की। वो कैसे निकलेगी? सबसे पहले हमको करंट NAV का पता होना चाहिए जिससे हम अपनी करंट यूनिट्स निकाल सके, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स।
करंट यूनिट सबसे पहले हम निकालेंगे, हमारे पास करंट यूनिट्स कितनी है। करंट यूनिट्स इक्वल टू होगा टोटल फंड यानी कि टोटल एसेट 2000 करोड़ माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अभी हमारे पास कुछ नहीं है अपॉन एनएवी। करंट एनएवी हमारे पास है 10, तो टोटल यूनिट्स आई 200 यूनिट्स आ गई। नाउ अब हम निकालेंगे फर्स्ट ईयर के बाद की एनएवी, सेकंड ईयर के बाद की एनएवी और थर्ड ईयर की एनएवी, थर्ड ईयर में एनएवी, जिससे हमको पता चलेगा कि एनएवी का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है म्यूचुअल फंड पे। फर्स्ट ईयर की हम अगर एनएवी निकालें तो फर्स्ट ईयर की एनएवी हमारे पास होगी टोटल एसेट। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो हमारा 2800 मार्केट वैल्यू हो रही है प्रॉपर्टी की एक साल बाद, तो ये हमारी टोटल एसेट्स है। यहाँ पे हमें फायदा हो रहा है, 2000 से हमारी इसकी वैल्यू 2800 हो गई, तो एनएवी क्या होगी, टोटल एसेट यानी कि 2800 माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज कितनी है 400 रुपए अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स जो है 200 हमने निकाली हुई है। तो हमारे पास जो एनएवी की वैल्यू आई वो आई 12 रुपए, यानी कि अभी हमें यहाँ पे 2 रुपए का फायदा हुआ पर यूनिट पे। पहले 10 थी, अभी 12। अब इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कोई अपनी यूनिट को रिडीम करेगा यानी कि बेचेगा या इन्वेस्टमेंट करेगा इस स्कीम में, वो 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से करेगा। 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से नहीं, 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। उसी तरीके से दूसरे साल में सेकेंड ईयर में जो एनएवी हमारे पास आएगी वो आएगी टोटल एसेट्स कितनी है, अब 3200 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू हो गई है, तो 3200 की टोटल एसेट माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज अभी भी हम मान के चलने उतनी है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे हमको दी है 200 इक्वल टू हमारे पास जो एनएवी आई वो आई 14 रुपए। इसका मतलब अब इस बार जो यूनिट आप बेचोगे या खरीदोगे वो 14 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचोगे खरीदोगे। और लास्ट ईयर में हमारी टोटल एसेट की वैल्यू गिर चुकी है, 2200 रुपए हो चुकी है। हालांकि 2000 से ज्यादा है लेकिन 2200 है, पहले 2 सालों के मुकाबले गिर चुकी है। तो टोटल एसेट 2200, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अभी भी इतनी 200 यूनिट है, यानी कि 9 रुपए एनएवी। ओहो, यहाँ पे हमें एनएवी में घाटा हो रहा है, यानी कि अब इस बार यहाँ पे आप समझो 9 रुपए हो गई है, यानी कि जिसने यहाँ पे खरीदा या बेचा होगा, जिसने खरीदा होगा यहाँ पे दूसरे साल में जिसने खरीदा होगा उसको घाटा हो रहा है, या इससे पहले भी जिसने खरीदा होगा उन सबको घाटा है, लेकिन यहाँ पे जिसने बेच दिया होगा दूसरे साल में उसको फायदा है। क्यों? क्योंकि उसने 4 रुपए के प्रॉफिट के हिसाब से बेचा। लेकिन अब जो बेचेगा, जिसने दूसरे साल में खरीदा होगा, अगर तीसरे साल में बेचेगा तो उसको यहाँ पे 5 रुपए का लॉस हो जाएगा, क्योंकि एनएवी पर यूनिट की वैल्यू 14 से सीधे 9 रुपए हो गई है, 5 रुपए। तो इसी तरीके से अगर आपने अलग अलग जगहों पे म्यूचुअल फंड की कंपनीज के ग्राफ देखे होंगे तो ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो वो यही कारण होता है। जैसे यहाँ ये 10 से 12 गया, फिर 12 से 14 गया, फिर 14 से 9 आया, कुछ इसी तरीके से। तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल एसेट्स क्या है। फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, टोटल एसेट्स 2800 क्या है, हमारी मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की। 400 हमने कंपनी अपने पास ही रखेगी अपने एक्सपेंस को चलाने के लिए, यानी कि हमारे पास हमारा कितना पैसा बचा, नेट पैसा, नेट एसेट वैल्यू का ना, नेट एसेट कितनी बची 2400। 200 हमारी टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं जो लोगों को अलॉट की गई हैं, तो उस हिसाब से 12 रुपए पर यूनिट का पैसा आया। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर किसी इंसान ने 25 यूनिट खरीदी थी स्टार्टिंग में 10 रुपए के हिसाब से, तो उसने टोटल कॉस्ट 250 रुपए इन्वेस्ट करी होगी, 250 करोड़। अब अगर वो दूसरे साल में उसको बेच देता है, फर्स्ट ईयर में अगर उसको बेच देता है 12 रुपए के हिसाब से, तो क्या होगा, 300 पे बेचेगा तो उसको 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि 2 रुपए पर यूनिट की वैल्यू बढ़ी। ये है वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल एनएवी को समझने के लिए। अब हम बात करेंगे कि हाउ एनएवी इज रेलेवेंट टू इन्वेस्टर। किसी भी इन्वेस्टर के लिए एनएवी किस तरीके से रेलेवेंट करती है। देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ कि एनएवी वो प्राइस है जो इन्वेस्टर यूनिट्स को खरीदने के लिए, पर यूनिट को खरीदने के लिए पे करता है। जैसे हम बात करें कि हमें यूनिट्स फंड ए में 100 यूनिट्स रिसीव हुई हैं, एक यूनिट का प्राइस 100 है, तो टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा फंड ए में वो 10,000 रुपये। उसी तरीके से यूनिट्स रिसीव हुई हैं 50, लेकिन एनएवी का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो टोटल अमाउंट यहाँ भी उतनी इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन एनएवी का देखो प्राइस में डिफरेंस है। तो ये हम कह सकते हैं कि एनएवी पर यूनिट का प्राइस होता है जो हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर के लिए एनएवी प्राइस के तौर पे इसको देखा जा सकता है।
और किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ये बेसिकली डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आप जिस कंपनी मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ का एक्सपेंस रेशियो क्या है। जनरली टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होती हैं। रिडम्पशन हो सकता है कि किसी की पॉलिसी ये है कि आपने अगर 10 दिन के अंदर रिडम्पशन किया इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो 15% डिडक्ट होगा। तो ये सारे फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स भी रेलेवेंट होते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ एनएवी इन फंड परफॉर्मेंस। अगर किसी भी हमें म्यूचुअल फंड स्कीम की फंड की परफॉर्मेंस देखनी है तो वहां पे एनएवी का क्या रोल होता है। अगर मैं एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भैया फंड ए अच्छा है या फंड बी अच्छा है, तो आप में से बहुत से लोग बोलोगे फंड ए अच्छा है। ए अच्छा है क्यों? क्योंकि इसकी एनएवी ज्यादा है, ये इन कंपेयर टू फंड बी, फंड ए की एनएवी ज्यादा है। बट ऐसा नहीं है, ये कहना गलत होगा कि फंड ए एक बेटर फंड है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी समझाता हूं। देखिए 10 फरवरी को फंड ए की एनएवी 64.62 रुपीज थी और 1 अप्रैल को उस फंड की एनएवी 47.07 हो गई, मतलब घट गई। और ये घटी कितनी, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 17.55 का इसमें फॉल डाउन देखने को मिला। ये डाउन हो गया 17.55 से। बल्कि जो फंड बी है उसमें 10 फरवरी को जो एनएवी थी वो थी 16.9522, बट 1 अप्रैल को वो हो गई 12.778, यानी कि जो डाउनफॉल आया वो आया 4.1742 का। इतना डाउनफॉल आया। अब आप गौर कर सकते हैं कि फंड ए में जो डाउनफॉल आ रहा है वो 17.55 का है, बहुत जबरदस्त है। और जो फंड बी में है वो 4 पॉइंट, ये पर यूनिट का एनपीवी पर यूनिट की होती है और ये जो डाउनफॉल है ये पर यूनिट का ही आ रहा है। तो बताओ कहाँ पे ज्यादा डाउनफॉल आया? सीधी सीधा आंसर है कि फंड ए में ज्यादा डाउनफॉल आ रहा है। तो फंड ए में जिसने इन्वेस्ट किया है वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है इन टर्म्स ऑफ एनपीवी, एनएवी। आप यहां पर ये नहीं कहेंगे कि हम अदर फैक्टर्स को नहीं लेंगे। हो सकता है अदर फैक्टर्स के मामले में फंड ए अच्छा हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन एनपीवी के टर्म्स में यहाँ पे फंड ए ज्यादा रिस्की है। ये जो नीचे जा रहा है ना डाउनफॉल, ये ग्राफ में ये वाला, ये 17.55 यहीं पे गया है पूरा नीचे, और यहाँ जो 4.1 ये गया है यहाँ पे जो नीचे गया है। तो एनएवी की परफॉर्मेंस फंड में कुछ इस तरीके से हम इवेल्युएट कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जिस फंड की एनएवी ज्यादा है वो फंड ज्यादा अच्छा है और जिसकी कम है वो बेकार है। जिसकी कम है वो अच्छा भी हो सकता है, जिसकी ज्यादा है वो भी अच्छा हो सकता है। वी हैव टू इवेल्युएट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाउ डज इन्वेस्टमेंट टाइमिंग अफेक्ट एनएवी। आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या रिडम्पशन कर रहे हैं तो आपको कौन सी एनएवी एप्लीकेबल होगी, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए आज 1 मई को आपने कुछ यूनिट्स बेचने की आप सोच रहे हो, तो किस टाइम पे आपको बेचनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा? देखिए सेबी ने इस पे कुछ रूल्स बनाए हैं। सेबी ने कहा कि जब आप कभी भी सब्सक्रिप्शन करते हो या रिडम्पशन करते हो तो उसकी जो कट ऑफ टाइमिंग है सभी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए वो है 3 PM। मतलब 3 PM से पहले अगर आपने सब्सक्रिप्शन या रिडम्पशन किया तो आपको जो एनएवी एप्लीकेबल होगी वो सेम बिजनेस डे की एनएवी एप्लीकेबल होगी, यानी कि 1 मई की। और अगर आपने 3 PM के बाद सब्सक्रिप्शन या रिडम्पशन किया तो आपको नेक्स्ट बिजनेस डे की जो एनएवी है वो एप्लीकेबल होगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आप किस टाइम पे अपना जो म्यूचुअल फंड स्कीम का रिडम्पशन या सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। हावेवर यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है कि जो लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स होते हैं उसके लिए अगर वो इसकी मोर देन 2 लाख से ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पे ये टाइमिंग एप्लीकेबल ना होके वहाँ पे जो टाइमिंग एप्लीकेबल होगी वो होगी 1:30 की। इस सभी को हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।